सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन यूट्यूब पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, कराची के लिए इमरान खान के मंसूबों के ऐलान पर अवाम का कहना है कि करप्शन बहुत है, आधी रकम भी मंसूबों पर लगती है तो कुछ बेहतरी आ जाएगी। मजीद कहा कि कराची के लिए कुछ नहीं किया गया। अगर पूरे खर्च हो जाएगा तो हमारे लिए थोड़ा बेहतरी होगा और थोड़ा आसानी होगा। मतलब जैसे बारिश होता है उसके पानी जमा नहीं होगा, जैसे कि मतलब और मुश्किलात है। हमें तो कोई भी उम्मीद नहीं लगती कि ये पैसे मिल जाए। अगर ये पैसे मिल जाते हैं तो मतलब कराची का नक्शा बदल जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि पैसा लगे भी। अब इन्होंने जो बजट निकाला है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ ना कुछ, क्योंकि अब देखें अब मौका सर से गुजर गया, अब कराची के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। 1100 अरब दे रहे हैं और वो इंश्योर कर दे उसके अंदर मसाल के अंदर, जैसे आर्मी चीफ भी आए हुए हैं वो गारंटी दे देते, या कोई और बड़ा कोई सदर जैसे हैं उस किस्म की गारंटी अगर मिल जाती तो फिर तो हम ये यकीन से कह सकते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह लगेगा यहाँ पर। इमरान खान ने सिंध हुकूमत के ही मंसूबों का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने जिन 1100 अरब रुपए के मंसूबों का ऐलान किया उनमें से 800 अरब रुपए के मंसूबे तो पहले ही सिंध हुकूमत के हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह 2 रोज कबल 800 अरब रुपयों के मंसूबों के तफसीलात जारी कर चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, इमरान खान ने सिंध हुकूमत के ही मंसूबों का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने जिन 1100 अरब रुपयों के मंसूबों का ऐलान किया उनमें से 800 अरब रुपए के मंसूबे तो पहले ही सिंध हुकूमत के हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह 2 रोज कबल 800 अरब रुपयों के मंसूबों के तफसीलात जारी कर चुके हैं। कराची में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गवर्नर हाउस से PAF बेस के लिए रवाना हो गए, जहां से इस्लामाबाद जाएंगे। गवर्नर हाउस में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में गवर्नर, वज़ीर आला सिंध शरीक हुए। MQM, PTI, GDA वफ़द से मुलाकातें भी हुई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात आज़ाद नोडियो से जान लेते हैं। आज़ाद, बताइएगा क्या तफसीलात? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है आज एक रोज़ा दौरे पर आफज़दा कराची पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने गवर्नर हाउस में कराची की बहाली के हवाले से इजलास किया। उसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MQM पाकिस्तान के अरकान से मुलाकात की। GDA का जो सदर है सिंध का, उनसे उन्होंने मुलाकात की, ताजिरों से मुलाकात की। उसके बाद में इमरान खान कुछ देर कबल जो है यहाँ से PA फैसल बेस के लिए रवाना हुए। वहाँ से जो है इस्लामाबाद के लिए बाज़ाब्ता रवाना हो चुके हैं। इमरान खान को आज कराची का फ़िज़ाई तौर पर दौरा करके तबाह हाल जो सूरत हाल है, वो नालों की जो सूरत हाल है, इस हवाले से फ़िज़ाई जायज़ा लेना था, लेकिन वो जो प्रोग्राम मुलतवी कर दिया और इस्लामाबाद के लिए वापस रवाना हो गए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद, आप हमें तब आगाह कर रहे थे। आपको बताते चलें कि आज दौरा कराची था वज़ीर आज़म इमरान खान का। कराची में वज़ीर आज़म इमरान खान गवर्नर हाउस से PAF बेस के लिए रवाना हो गए हैं, जहां से इस्लामाबाद जाएंगे। गवर्नर हाउस में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें गवर्नर, वज़ीर आला सिंध शरीक हुए। MQM, PTI, GDA वफ़द से मुलाकातें हुई। वज़ीर आज़म कुछ देर बाद इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। बारिश से मुतासरा इलाकों में दौरा शेड्यूल में शामिल था, मगर ताहाल दौरा ना किया जा सका। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा कराची के हवाले से। इमरान खान गवर्नर हाउस से PAF बेस के लिए रवाना हो गए हैं, जहां से इस्लामाबाद जाएंगे। गवर्नर हाउस में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ। इस इजलास में गवर्नर, वज़ीर आला सिंध शरीक हुए। MQM, PTI, GDA वफ़द से मुलाकातें भी हुई। वज़ीर आज़म कुछ देर बाद इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। बारिश से मुतासरा इलाकों में दौरा शेड्यूल में शामिल था, मगर ताहाल दौरा ना किया जा सका। रहनुमा PSP अरशद वोरा हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान का आज दौरा कराची था, कैसे देखते हैं इस दौरे को? और 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया है कराची के लिए, क्या कहेंगे इस हवाले से? जो मेरी मालूमात हैं और जो डाटा मेरे पास इस वक्त आया है, उसमें 802 अरब रुपए तो वही हैं जो सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, और बाकी 300 अरब रुपए का इनका पैकेज है कुछ। अच्छा, वो जो 800 अरब रुपए हैं सिंध गवर्नमेंट वाले, उसमें भी ज्यादातर जो है वो वर्ल्ड बैंक की और एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्कीम्स हैं। वो बहुत पहले से, जैसे मलिर एक्सप्रेस वे भी उसमें डाला हुआ है, पता नहीं है या नहीं है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है
تو ملیر ایکسپریس وے کو تو ٹینڈر ہوئے انٹرنیشنل ٹینڈر ہوئے 6 مہینے سے بھی زیادہ ہو گئے اور وہ شاید اپروو بھی ہو گیا, وہ تو کام ہونا ہے. TP1 TP2 TP3 کے اس میں ہیں. ابھی TP1 TP2 TP3 TP4 اور S3 یہ آپ کے سامنے پچھلے 10 سالوں سے چل رہے ہیں. TP1 TP2 TP3 کو مینٹیننس کے لیے بند کیے ہوئے آج 4 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک اس کی مینٹیننس ہی پوری نہیں ہو پائی ہے. تو میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ آئی ڈونٹ نو, اللہ کرے شہر کے لیے بہتر ہو. ہم مطلب یہ غلط بات نہیں کرتے, نیگیٹیوٹی پہ نہیں جاتے, لیکن صرف اور صرف میرا اتنا کہنا ہے کہ جن پروجیکٹوں کی بات کی ہے, اورنج لائن اور ریڈ لائن اور یلو لائن جو سندھ گورنمنٹ کا منصوبہ ہے, یہ پچھلے 5 سال سے یا اس سے بھی شاید زیادہ سے چل رہا ہے, لیکن ابھی تک مٹیریلائز نہیں ہوا. تو ہو سکتا ہے یہ میٹنگ مٹیریلائز کرنے کے لیے ہوئی, جو چیزیں تو پینڈنگ تھیں یہ ساری, اب اللہ کرے مٹیریلائز ہونے کے لیے ہوئی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر میں سمجھتا ہوں کہ شاید کام ہو جائے گا. لیکن یہ جتنے آپ نے بڑے بڑے پروجیکٹ جتنے میں نے دیکھے ہیں, یہ اس میں مجھے ایک چیز کی جو کمی نظر آئی ہے وہ نظر آئی ہے کہ کراچی کی جو آبادی ہے, اچھا دیکھیں یہ تمام چیزیں انہوں نے اکارڈنگ ٹو دیم 2.5 کروڑ کی آبادی کے اوپر پلان آؤٹ کیا ہے. یہ ان کے فردوس شمیم نقوی صاحب نے کل کسی ٹی وی پروگرام میں مجھے میرے سوال کا جواب دیا تھا. اگر 2.5 کروڑ کی آبادی پہ کیا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ چاہیے کہ کراچی کی آبادی اگر 2.5 کروڑ ہے تو کراچی کی نئی حلقہ بندیاں کریں. کراچی کی جو MNA اور MPA کی سیٹیں ہیں اس تناسب سے اگر بڑھائیں گے تو آج 25 سے 40 ہو جائیں گی. اسی طریقے سے کراچی کی MPA کی سیٹیں جو ہیں وہ 50 سے تقریباً کوئی 80-90 کے قریب پہنچ جائیں گی, جتنے پھر حکومت ہی بن جاتی ہے زندگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو آپ کو جو بیسکس ہیں وہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا, نمبر 1. نمبر 2, اس میں نے ایک چیز اور نوٹ کی کہ کچی آبادیوں کو ایڈریس نہیں کیا گیا, جو کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. کراچی کی 55% آبادی کچی آبادیوں میں رہتی ہے. ان کا انفراسٹرکچر, ان کا سیویج کا نظام, ان کی جو بھی میونسپل سروسز کی ان کی ریکوائرمنٹ ہیں وہ تو کہیں مینشن. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. رہنما PSP ارشد ووہرا ہمارے ساتھ موجود تھے اور کراچی میں دورہ کراچی تھا عمران خان کو اس حوالے سے اپنا رد عمل دے رہے تھے. مسلم لیگ نون نے اپنے قائد میاں نواز شریف سے علاج کے بعد واپس آنے کی اپیل کر دی ہے. احسن اقبال کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف ملک کا اثاثہ ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کی صحت پر سیاست ہو سکتی ہے نہ سمجھوتا. انہیں عدالت نے علاج کرانے کی اجازت دی. نواز شریف کے معالجین اجازت دیں گے, انہیں کب واپس آنا چاہیے. وہ لیگی رہنماؤں کے ہمراہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. تو پاکستان مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے قائد نواز سے درخواست کرے گی کہ وہ جو ڈاکٹرز کی رائے ہے اور جو انہیں عدلیہ سے اجازت ملی تھی کہ معالجین ان کو سرٹیفکیٹ آف فٹنس نہیں دیتے, جب تک ان کے معالجین یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ ان کا علاج مکمل ہو گیا ہے, وہ اپنا علاج مکمل کروا کے وطن واپس آئیں. کہ وہ اس قوم کا اثاثہ ہے, مسلم لیگ نون کے کروڑوں ورکرز کا اثاثہ ہے اور سب سے بڑھ کر اس ملک کا ایک اثاثہ ہے. اور ان کی زندگی پر, ان کی صحت پر نہ سیاست کی جا سکتی ہے نہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے. وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو چاہیے کہ وہ 10 ستمبر کو وطن واپس آ جائیں. وہ نہ آئے تو ان کی پارٹی 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. دونوں بڑی پارٹیاں استعفے دیں گی اور نہ ہی فضل الرحمان سے کوئی تحریری معاہدہ کریں گی. 10 ستمبر کو اگر نواز شریف آ جاتا ہے تو اس کی سیاست میں بہتری آ سکتی ہے. وہ پارٹی 2 پارٹیاں ہونے سے بچ سکتی ہے. اگر 10 ستمبر کو نواز شریف صاحب تشریف لے آتے ہیں تو پھر نون لیگ اکٹھی رہ سکتی ہے, ورنہ نون میں سے شین ضرور نکلے گی. دیکھیں اس حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں. عمران خان 5 سال پورے کرے گا. پرابلم فضل الرحمان صاحب کا ہے. فضل الرحمان صاحب کی جو سیاست ہے وہ گفتن شنیدن اور برخاستن سے زیادہ نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ اسمبلیوں سے استعفیٰ نہیں دیں گے, اور اگر فضل الرحمان صاحب کوئی تحریر مانگ رہے ہیں تحریر بھی یہ نہیں دیں گے.
उधर हुकूमत ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट तो बना दिया, अब मामलात बेहतर अंदाज में चलाने के लिए नायब वजीर आला और नायब गवर्नर बनाए जाने का इंतजार है। कैसर खोखर की रिपोर्ट इसी बारे में है। हुकूमत पंजाब ने लंगड़ा लूला जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाकर जनूबी पंजाब के अवाम को लॉलीपॉप दे दिया है। एक सूबे में 2 सेक्रेटरी बना दिए हैं और एक सूबे में 2 ही महकमे कैंप कर दिए गए हैं और ये दोनों महकमे अलग अलग काम करेंगे और किसके मतहत होंगे ये एक सवालिया निशान है। जनूबी पंजाब में तैनात सेक्रेटरियों के पास तकर्रर तबादलों के अलावा कोई इख्तियार नहीं। तरक्कियों के लिए सीनियरिटी लिस्ट पूरे सूबे की होती है जिसका तयन लाहौर सिविल सेक्रेटेरिएट में होगा। अभी तक ये तय नहीं हो सका है कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान में होगा या बावलपुर में। 8 सेक्रेटरीज मुल्तान में बैठेंगे जबकि 7 सेक्रेटरी को बावलपुर में दफातर बना दिए गए हैं। एक नया साउथ पंजाब के लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ये उसकी ही एक कड़ी है कि 19 ग्रेड के ऑफिसर्स को वहाँ सेक्रेटरी लगा दिया गया है कि ये साउथ पंजाब के सेक्रेटरी हैं। कभी ऐसे भी सूबा होता है जिसका कोई गवर्नर ना हो, जिसका कोई चीफ मिनिस्टर ना हो, जिसकी कोई सूबाई असेंबली ना हो, 4 ऑफिसर आप बिठा दें कि ये ऑफिसर्स आपके काम करेंगे। ये तो एक फैसिलिटेशन है जो MP MNAs को भी की जाती है, ये एक फ्रॉड है। दैट्स ऑल। जनूबी पंजाब के अवाम सेक्रेटेरिएट के 2 हिस्सों में तकसीम होने पर कंफ्यूजन का शिकार है। सेक्रेटरियों की बजाय अगर जनूबी पंजाब में स्पेशल सेक्रेटरी तैनात किए जाते तो मामला बेहतर तौर पर हल हो सकते थे। अब जनूबी पंजाब कबीना का भी मुतालबा सामने आ सकता है और जनूबी पंजाब के लिए हुकूमत ने आईनी तौर पर मसला हल करने की बजाय इंतजामी तौर पर हल करने की कोशिश किया है। रूल्स ऑफ बिजनेस में तब्दीली के बाद अब डिप्टी गवर्नर और डिप्टी वज़ीर आला भी लग सकते हैं। पंजाब हुकूमत को इंतजामी मामलात के साथ साथ आईनी पहलुओं का भी जायजा लेना होगा और इस हवाले से एक पॉलिसी बनाना होगी ताकि मसाइल पैदा ना हो। फैसलाबाद में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब हो गई है। 8 माह के दौरान वारदातों का 73 साला रिकॉर्ड टूट गया है। डाकुओं और चोरों ने 1 अरब 8 करोड़ 29 लाख रुपए मालियत की लूट मार की। पुलिस माले मसरूका का सिर्फ 36% ही बरामद कर सकी। तफसीलात जानते हैं, तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में डाकू और चोर इस हद तक बेलगाम हो चुके हैं कि उन्होंने अपना ही 73 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फैसलाबाद में रवां साल 8 माह के दौरान 1 अरब 8 करोड़ 29 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। फैसलाबाद की तारीख में गुज़िश्ता 72 सालों के दौरान पहले 8 माह के दौरान इतनी वारदातें कभी रिपोर्ट नहीं हुई। दूसरी जानब फैसलाबाद पुलिस ने भी अपना ही कारकर्दगी का नाकस कारकर्दगी का रिकॉर्ड तोड़ा है। फैसलाबाद पुलिस इतनी बड़ी मालियत की वारदातों में से सिर्फ और सिर्फ 36% बरामद कर सकी है। इन वारदातों को किसी दूसरे एंगल से अगर देखा जाए तो फैसलाबाद में माहाना जो है 13.5 करोड़ रुपए की वारदातें, जबकि रोजाना 4.5 मिलियन यानी 45 लाख रुपए की वारदात रोजाना रिपोर्ट हो रही है। ये वो वारदातें हैं जिनका पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, इन वारदातों को तस्लीम भी किया। दूसरी जानब एक बड़ी तादाद उन वारदातों की है जिनकी दरखास्तें साइलिन की जानब से दी गई हैं, वो अभी तक ज़ेरे इंतवा है। बहुत शुक्रिया। हैदराबाद में 24 न्यूज़ की खबर पर एक्शन सामने आ गया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुनीर सुमरू ने SL इरशाद शेख की रिश्वत लेने की खबर का नोटिस ले लिया। LS इरशाद शेख को ड्यूटी से हटा दिया गया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हैदराबाद में 24 न्यूज़ की खबर पर एक्शन सामने आ गया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुनीर सोमरू ने LS इरशाद शेख की रिश्वत लेने की खबर का नोटिस ले लिया है। LS इरशाद को ड्यूटी से हटा दिया गया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुनीर सोमरू ने LS इरशाद शेख की रिश्वत लेने की खबर का नोटिस लिया है। LS इरशाद को ड्यूटी से हटाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। गुजरांवाला में चंद घंटों की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। सड़कें, गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के बायस मुतादिद दरख्त गिर गए, बिजली की तारें भी टूट गईं। तफसीलात जानते हैं जाहिद इकबाल राना से। जी जाहिद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, गुजरांवाला में चंद घंटे की बारिश ने पूरे शहर को पानी में डुबो के रख दिया। बारिश के बाद जो मौसम तो खुशगवार हो गया, लेकिन ये जो अब्रे रहमत है वो शहरियों के लिए जहमत बनती दिखाई दे रही है। बारिश के बाद गुजरांवाला के जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं और शहर भर की जो सड़कें हैं वो नदी नालों के मंजर पेश करती दिखाई दे रही हैं। और अभी भी मैं इस वक्त मेन सिविल अस्पताल रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर कई फुट पानी जो है वो खड़ा दिखाई दे रहा है, जिसके बाद यहाँ से गुजरने वाले शहरियों और ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना, पानी खड़ा होने की वजह से मतअद्दद जो गाड़ियाँ हैं इस पानी में
बंद हो चुकी हैं और यहाँ से जो मुसाफिर हैं वो अपनी गाड़ियों को पैदल लेकर जाने पर मजबूर हैं। इसके साथ साथ DC ऑफिस गुजरांवाला में भी पानी अंदर दाखिल हो चुका है, जबकि दूसरी तरफ तेज़ बारिश और तेज़ हवाओं के साथ DC रोड पर जो मुतअद्दिद दरख्त हैं वो भी गिर चुके हैं। दरख्त गिरने के साथ ही जो मेन गैपको की जो तारें थी वो भी टूटकर मेन सड़क पर पड़ी दिखाई दे रही है। ना तो इन सड़कों पर गुजरांवाला की ज़िला इंतज़ामिया दिखाई दी है और ना ही महकमा वासा का कोई अहलकार या इन सड़कों पर पानी निकालता दिखाई दे रहा है। जाहिद आपका शहरी इक़्तिदार में सफाई का निज़ाम ठेका सिस्टम की नज़र हो गया। कचरे सफाई का पुराना ठेका ख़त्म हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह कचरे के ढेर लग गए। इसी पर बात करते हैं वलीद चौधरी से। वलीद, बताइएगा कौन कौन से इलाके मुतासिर हैं और क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखें इस्लामाबाद में जो मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें बड़े तिजारती मराकज़ भी शामिल हैं, इसके अलावा रिहायशी इलाके ख़ास तौर पर, और जो शहरी इलाके की आबादी है उसमें गुज़िश्ता तकरीबन एक हफ़्ते से जगह जगह जो कचरे के ढेर हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। जो इस वक्त ब्लू एरिया जो एक बड़ा तिजारती मरकज़ है, शायद आपको मेरे अकब में भी नज़र आ रहा होगा कि एक कचरे का ड्रम जो है वो यहाँ पे मौजूद है और उसमें जो कचरा है उस ड्रम से बिल्कुल बाहर जो है वो सड़क पर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे गुजर बसर जो लोग कर रहे हैं उनको खासी मुश्किलात का सामना है और इलाके में जो ताफुन है वो इस वक्त फैल चुका है। दूसरी तरफ MCI हुकाम का इस हवाले से ये कहना है कि जो पुराना ठेका था, जो शहरी इलाकों में जिस ठेके के तहत जो है वो कचरा उठाया जाता था, तो वो ठेका जो है वो ख़त्म हो चुका है और नया जो ठेका दिया गया है वो 1 से 2 रोज़ पहले उसके तमाम तर जो मामलात हैं वो मुकम्मल हुए। तो हफ्ते यानी आज और कल का जो दिन है, इन 2 दिनों के दौरान और या पीर तक जो तमाम शहर के जितने जो शाराएँ, जितने इलाके इस वक्त जिसमें कचरे के ढेर लगे हुए हैं। वलीद, बहुत शुक्रिया। भट्टा मजदूर बच्चों को तालीम से महरूम करने का इंकशाफ हुआ। बुज़दार हुकूमत ने शहबाज शरीफ के दौर का गरीब परवर मंसूबा बंद कर दिया। शहबाज शरीफ ने भट्टा मजदूर बच्चों की तालीम के लिए मंसूबे का आगाज किया था, जिसे बंद करने का इंकशाफ किया गया है। भट्टा मजदूर बच्चों को तालीम से महरूम करने का इंकशाफ हुआ है। बुज़दार हुकूमत ने शहबाज शरीफ दौर का गरीब परवर मंसूबा बंद कर दिया है। शहबाज शरीफ ने भट्टा मजदूर बच्चों की तालीम के लिए मंसूबे का आगाज किया था। अली अकबर हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। अली अकबर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से मजीद। मुस्लिम लीग नून की दौरे हुकूमत में जो भट्टे पे काम करते थे, ऐसे बच्चों को रेटिफाई करने के बाद महकमा लेबर और स्कूल एजुकेशन जो था उनके ताउन से जो है इन बच्चों को स्कूल में दाखिल कराया जाता था और इन बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म, स्टेशनरी और उसके अलावा जो किताबें थी वो गवर्नमेंट और महकमा लेबर जो है वो मिलकर दिया करता था। उसके साथ साथ इन बच्चों को 2000 रुपया माहाना जो है वो वजीफ़ा भी दिया जाता था ताकि इनका ट्रस्ट ट्वेल्व हो स्कूल आने जाने में। लेकिन इस हुकूमत की जानिब से फंड्स ना देने के बायस जो है इस प्रोग्राम और स्कीम को जो है वो ख़त्म कर दिया गया, जिसके बाद ये बताया जा रहा है तकरीबन 10 से 15 हज़ार ऐसे बच्चे हैं जो अब स्कूल में जाने के बजाय वापस जो है वो भट्टा मजदूरी पे लग गए हैं। जबकि बताया ये जा रहा है कि तकरीबन पंजाब भर में जो है तकरीबन 70 से 80 हज़ार ऐसे बच्चे हैं जिनको रेटिफाई किया गया था मुस्लिम लीग नून की दौरे हुकूमत में और कोशिश ये की जा रही थी कि उनको स्कूल की तरफ राग़िब किया जाए। लेकिन मौजूदा हुकूमत में जो है उन बच्चों को अब स्कूल नहीं भिजवाया जा रहा और ये बताया जा रहा है कि जो प्रोग्राम था मुस्लिम लीग नून की दौरे हुकूमत का उसको बंद कर दिया गया। उसके साथ साथ जो फंड्स थे उनको भी वापस ले लिया गया और अब मज़ीद किसी किस्म के इन बच्चों के लिए कोई फंड्स नहीं रखेगी। अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका।